at Noon Indian Defense Academy. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। एंड दिस इज द एनडीए पेपर 2018 फर्स्ट पेपर। ये 2018 का बच्चों पहला पेपर है। सबसे पहले मैं चलो आप लोगों के साथ कोई स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम भी पास आ चुका है तो माइंड आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करेगा, मिसट्रीट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्स आर कमिंग वेरी क्लोज, तो आप पैनिक मत होइएगा। कभी कभी हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये भी बचा हुआ है। डू नॉट बी पैनिक एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए, जितना भी हो पाए उसको बहुत अच्छे से आप कीजिए। एंड देन सेकेंडली, माइंड में कभी कभी जब आप चीज़ों को पढ़ोगे वो टेंडेंसी आएगी, आई नो समथिंग, आई नो समथिंग। जब भी आप पढ़ो आप उस मूड से पढ़ेगा जैसे आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, और जब आप उस मूड से पढ़ोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत फ्रेश तरीके से रहेंगी। क्लियर? और अगर आप इस मूड से चीज़ों को रिवाइज करोगे कि आई नो समथिंग, जैसे ही नो समथिंग वाली टेंडेंसी आती है, ये सिंड्रोम आता है, तो चीज़ें आप पढ़ोगे भी तब भी आपके माइंड में वो एंटर नहीं कर पाएंगे। कि आपके माइंड ने आपके आस पहले फिल्टर लगा दिया, चीज़ों को एंटर ही करने नहीं देगा। इसलिए कभी कभी क्लास में बैठते हैं लेकिन हमारा माइंड में कुछ जाता ही नहीं है। क्यों? हमारे पास सिंड्रोम आ चुका है, आई नो ऑलरेडी समथिंग अबाउट दिस। जैसे ही आता है तो हमारे अंदर कैजुअलनेस आ जाती है। इसलिए हम देखा, वो जब हमें हम शुरुआत में पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो बिल्कुल शार्प और टेंशन के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही व्हेन वी नो समथिंग अबाउट दैट वी बिकम मोर एंड मोर कैजुअल। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपको बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है। यू नीड नॉट टू बिकम कैजुअल, आपको बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है। सब चीज़ों को ऐसे पढ़ो जैसे आप सारी फ्रेश चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है? और फिजिक्स बहुत आसान आती है, अभी हम पढ़ेंगे भी, आपको देखना इतनी आसान फिजिक्स आती है कि इवन आप 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट लेवल ऑफ फिजिक्स, इतनी ईजी फिजिक्स आती है। लेकिन बस उसके लिए वही है कि आपको चैप्टर की एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है वो तो आइडिया होना चाहिए। तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। मेनली एनडी आपके कंसेप्ट से फोकस करता है कि आपका कंसेप्ट क्या है। छोटी छोटी चीज़ों का कंसेप्ट पूछेगा आप एनडी, आपका टफ चीज़ नहीं पूछेगा, छोटी छोटी चीज़ों का आपके पास कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, उस पर ही बहुत फोकस करता है। उसके लिए आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को रिवाइज कीजिए, और तुरंत उस पर 2006 से लेकर 2019 तक जो भी एंडिंग में क्वेश्चन आ चुके हैं ना वो लगाइए। आप लोग लगा लीजिए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस बुक्स को खरीदिए, आप वो क्वेश्चन डेली लगाइए। आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल टफ नहीं आता, बहुत आसान है फिजिक्स। लेकिन वो आसान तभी लगेगी जब आपको एटलीस्ट समथिंग बेसिक कंसेप्ट तो आप लोग क्लियर होंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस कराए थे लास्ट पीपीटीज में, तो जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो एटलीस्ट कुछ तो क्लियर हो जाए, जो आपके कंसेप्ट हैं बच्चों, एटलीस्ट क्लियर हो जाए। दैट इज वाई आई वेंट फॉर दिस वन। ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट वन शुड फॉलो। आप पैनिक मत होइए, और पैनिक न होने के बाद आप बिल्कुल काम कंपोज माइंड से एक शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल को अल्टीमेटली आपको फॉलो कीजिए। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, वरना वो नॉलेज जो आपने पढ़ी वो तुरंत वाइप आउट हो जाएगी, तुरंत वाइप आउट हो जाएगी। चीज़ें आपके वाइप आउट ना हो, चीज़ें आपके माइंड से ना निकलें, तो उन पर तुरंत आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। प्लीज़ अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चन, उन पर जरूर क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो चलो अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं। तो पहला 51 क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 51 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलो हम देखते हैं। ठीक है? ओके फाइन। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट। यस बच्चों, हीट का मतलब भी है देयर शुड बी सम टेम्परेचर डिफरेंस, तभी हीट फ्लो हो सकता है। अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उसमें हीट फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा। और नहीं तभी नेट फ्लो पॉसिबल है जब उनके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इज करेक्ट। एनी एनर्जी ट्रांसफर, देखो ध्यान रखना, हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ही, लेकिन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कैसे इनकरेक्ट है हमें वो भी सॉल्व करना है, तो आपको और आइडिया लग जाएगा अच्छी तरह से। एनी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर्स अ टेम्परेचर डिफरेंस, नहीं बच्चों, कोई भी एनर्जी जरूर नहीं टेम्परेचर डिफरेंस हो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, तो गलत है। ऑन हीटिंग लेंथ एंड वॉल्यूम बच्चों चेंज होता है, तो ये भी गलत है। सो वेन एवर देयर टेम्परेचर डिफरेंस, जब जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट इज द ओनली वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नहीं बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो हीट की फॉर्म में भी निकल सकती है या किसी और फॉर्म में भी हीट एनर्जी फ्लो हो सकती है। एनर्जी ट्रांसफर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हीट की फॉर्म में ही हो। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो किसी और फॉर्म में भी जा सकता है। जैसे आप लोगों को याद होगा ईएमएफ, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास ईएमएफ डेवलप होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो एनर्जी ईएमएफ में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो इन दिस वे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ओके गुड, वेरी नाइस। सो नाउ इफ आई गो ऑन सेकेंड वन, अब हम सेकेंड पे चलते हैं। बच्चों आई डोंट नो वेदर इट ये हैंग हो गया क्या, या चल रहा है, चल रहा है, गुड गुड। कभी कभी ये बात नहीं मानता। ठीक है, ये बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है 52। चल 52 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, 52 क्वेश्चन कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। अब 52 क्वेश्चन है कि इफ t is the time period of an oscillating pendulum, t is the time period of oscillating pendulum, which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है बच्चों। ठीक है, कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो मोशन रिपीट्स आफ्टर टी ओनली वंस, नो बच्चों, टी समय के बाद आफ्टर टी टाइम तो वो तो बहुत बार रिपीट करेगा। आफ्टर टी टाइम जो वो एक बार रिपीट करेगा, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, ये ऑप्शन ऑब्वियसली हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन, टी इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ये बच्चों कम से कम समय ये टी तो लगे ही लगेगा वो रिपीट करने में, तो हमारा ये गलत है, ये हमारा गलत है और हमें गलत ऑप्शन चूज करना है, और ये ऑप्शन ठीक है। फाइन, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन टी। यस बच्चों, एन टी के टाइम अगर हमारे पास टी टाइम इंटरवल है तो ऑटोमेटिकली एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन टी के बाद भी वो रिपीट करेगा, ये भी करेक्ट है। टी रिमेन्स द सेम ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यस, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है तो हमारा एस एच एम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तभी ये पॉसिबल है कि टी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना। ना 53, अब 53 क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट है बच्चों तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके, हमें गलत स्टेटमेंट देखना है। इट्स मोशन स्ट्रेट लाइन, बच्चों अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में तभी पॉसिबल है, वरना अगर स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो बच्चों वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्पीड चेंजेस विद टाइम, बच्चों स्पीड चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसका मतलब गलत ऑप्शन बी है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज लीनियरली विद टाइम। यस बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियरली है, वेरी कर रहा है टाइम के, तो हमारा वेलोसिटी इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, आ रहा है आपको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। आप अच्छे समझिए प्यारे बच्चों, सबको हर क्वेश्चन को आप अच्छे से इंटेलिजेंटली समझिए। यस 54 क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं,
तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, its initial velocity is u and after time t its velocity is v. The equation of its motion is v equals to u plus at. Yes, the velocity along y-axis, okay, and time along x-axis. ग्राफ सेल बी स्ट्रेट लाइन. अब बच्चों अगर इसको मैं बनाता हूँ, उस ग्राफ को अगर मैं v और t में ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा. ठीक है, t इक्वल टू 0 पर हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, वो u इंटरसेप्ट होगा, वो u वेलोसिटी होगी. तो इट्स अ लीनियर लाइन बट विद x इंटरसेप्ट, u नहीं बच्चों, y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा और इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन होगा स्लोप. तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके चलो 55 में आ जाइए आप. 55 को देखिए आप. तो व्हाट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों ये हमने बताया था, चाहे वो डाइपोल हो या बार मैग्नेट हो, उस पर नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है. चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ. जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इस पर ये नॉर्थ है, इस पर ये साउथ है. अगर मैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ प्यारे बच्चों, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, तो बच्चों इस पे ऐसे रिपल्सन आएगा, इस पे से अट्रैक्शन आएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर 0 आ जाएगा. ठीक है, नेट फोर्स 0, तो इसका ये करेक्ट आ जाएगा. ना 56, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया. बच्चों मैक्सिमम इनर्शिया, इनर्शिया इनर्शिया किस, तो इनर्शिया डिपेंड करता है बच्चों मास पर. इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर. किसका मास ज़्यादा होता है, क्रिकेट बॉल का, तो ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल ज़्यादा होगा. इट्स क्वाइट सिंपल. फाइन, चलो ओके. अब आप इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. आसान क्वेश्चन है बच्चों, टफ तो नहीं है ना. ओके चलो आप यहाँ आ जाइए. 57 क्वेश्चन. 1 किलोवाट आवर एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है. हमें 1 किलोवाट आवर एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है. तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी, ठीक है, जूल में कन्वर्ट करना है. तो 1, अब देखो हमारा एनर्जी होता है बच्चों पावर इनटू टाइम. पावर इंटू टाइम इन हमारा एनर्जी होता है, और पावर वॉट में होगा, टाइम सेकंड में होगा, तो हमारी यूनिट आती है जूल में. ठीक है, तो किलोवाट को वाट में करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा, और आर को सेकंड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3600. ठीक है, यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल. कौन सा आंसर हो गया आप बताइए, 57 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर. ठीक है ना. ओके ना 58 सॉल्व कीजिए. 58 सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों. 58 भी आसान क्वेश्चन है. That which of the following statement about gravitational force is not correct. इनमें से कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स में करेक्ट नहीं है. इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स. यस बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पर लगेगी. इट्स अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज. यस बच्चों, सेलेस्टियल बॉडीज में जो डोमिनेंट फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. इट इज नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स. ये भी ठीक है. इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन अवर यूनिवर्स. इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडी. क्या बच्चों 58 सही होना चाहिए, यस 58 गलत होगा, क्योंकि अलग अलग पेयर्स के लिए हमारे पास अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो मास अलग हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग हो जाएगा. नाउ सी 59. वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन. तो बच्चों हमारा जो बायोन्सी फोर्स होता है वो हमारा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी. ठीक है, और जब बायोन्सी फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाता है तो वो फ्लोट करता है. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, जो ऑब्जेक्ट का मास क्या है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन. सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता बच्चों. अब जहाज का मास भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन तब भी वो फ्लोट करता है.
mass of object and density of liquid only. Mass of object and density of liquid. Difference in the densities of object and liquid. Yes बच्चों. Difference in the densities of liquid and mass and shape of object only. नहीं बच्चों, डूबना बूमना लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड तो करेगा ही करेगा. ठीक है, तो 59 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि डेंसिटी में मास भी आ जाता है और वॉल्यूम भी आ जाता है. तो डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड डिपेंड्स शोज कि बॉडी हमारा सिंक करेगा या फ्लोट करेगा. अगर दोनों की डेंसिटी सेम है बच्चों तो फ्लोट करेगा. ठीक है, और ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर सकता है, और वो ऐसा भी हो सकता है बच्चों वो हाफ सबमर्ज हो जाए तब फ्लोट कर जाए. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताइए 60. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक. नॉन ओमिक बच्चों जो बच्चों ओम्स लोगों फॉलो नहीं करती, V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो नहीं करती. V इक्वल्स टू आई आर को बच्चों सेमी कंडक्टर डिवाइस फॉलो नहीं करती, वो है सी. और सभी गलत होंगे, और सभी गलत होंगे. ठीक है, देखो आप देख कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस गलत लोग तो इसलिए करके आते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं. किस में रहते हैं? कंफ्यूजन में रहते हैं. चलो 61 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 61. Which one of the following is a natural phenomenon based on which a simple periscope works? बच्चों जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप है और इवन टेलीस्कोप है, दे डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन जो हमारे पास पेरिस्कोप होता है, आप याद भी कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पेरिस्कोप मेनली हम मिरर्स के थ्रू बनाते हैं. ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. ठीक, ऑब्वियसली डिस्पर्जन और टीआर तो हम मेजरली प्योरली किसी पे में नहीं होता. तो रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में होता है और पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है. तो कितना क्वेश्चन आसान है. 62. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स. कौन सी बच्चों 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. 62 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. फाइन. सो 63 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपको केमिस्ट्री में कराया जाएगा. बट हेयर हम यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन को मोर ओवर क्वेश्चंस को लेंगे, केमिस्ट्री में आपके केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को ले लिया जाएगा. ठीक है ना प्यारे बच्चों, लेकिन केमिस्ट्री भी बहुत आसान है. ठीक है, फाइन. यस बस बच्चों हमारा बस फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक, अभी थोड़े कुछ क्वेश्चंस हमारे ये ज्योग्राफी के हैं. ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अभी केमिस्ट्री क्वेश्चन चलते हैं कुछ, तो देखो आप देख सकते हो. यस, अब देखो ये आ गया हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन. अ बॉल बैलेंस्ड इन अ वर्टिकल रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ. एक बॉल है और वर्टिकल रॉड पर बैलेंस्ड है बच्चों, किसका एग्जांपल है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, परफेक्ट इक्विलिब्रियम. अब मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूँ. मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा है, ये बॉल है, ये इक्विलिब्रियम में है. अब कैसा इक्विलिब्रियम होगा? मान लीजिए मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ तो लौट के आएगा अपनी पोजीशन पर, तो इसलिए हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम. मान लीजिए इस प्रकार से है, आप इसको डिस्टर्ब कीजिए तो ये गिर जाएगा, कभी लौट के आ सकता है, तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है प्यारे बच्चों? जैसे आपने किसी बॉल को हटका हलाया तो यहाँ के रुक जाएगा, इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ओके. और मान लीजिए हम यहाँ कंसिडर करो, ये बिल्कुल यहीं रहे, कहीं चिपके जाए ही ना, तो ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है. तो इस केस में वर्टिकल रॉड पर बॉल बैलेंस्ड है बच्चों, तो कौन सा एग्जांपल होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल. ठीक है, जैसे ही बॉल को आप डिस्टर्ब करोगे तो दोबारा वो लौट के नहीं आएगी, एक बार डिस्टर्ब हुई तो वो बस वो डिस्टर्ब हो गई. थैंक यू. ठीक है ना, ओके फाइन. नाउ 82 क्वेश्चन. Which of the following statements about a fluid at rest in a cup is are?
प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड, नहीं बच्चों, सब पॉइंट्स पर सेम नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल पर सेम रहता है। प्रेशर इज exerted ऑन द वॉल्स, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड। यस बच्चों, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, यस बी ऑप्शन। तो देख सकते हैं 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देख कितने आसान क्वेश्चन है। चलो दिस इज वन ऑफ द मोर इजीएस्ट क्वेश्चन। 83 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ बच्चों कितना आसान, देखो अमीटर करंट के लिए यूज होता है, पोटेंशियोमीटर वो अननोन बैटरीज के वोल्ट उसके लिए, लेक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी के लिए मेजर होता है, और बैरोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगर कोई बच्चे से गलत करके आता है वो नालायक नंबर 1 गधा है। चलो यहाँ से ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, 85 भी केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो विल प्रोसीड फर्दर मोर। तो अल्टीमेटली हमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को बहुत उत्साह होना चाहिए। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान तभी लगेंगे कि आप लोगों ने जब अच्छे से पढ़ा है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हमें आसान नहीं लगेंगे, ठीक है ना। वेट ऑलमोस्ट बस हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स क्वेश्चन बच्चों फिनिश होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं बचे, एक आध क्वेश्चन और बचा है उसको हम कर लेते हैं। जैसे ये है 101, which of the following statements about specific heat of body is are correct। specific heat जैसे Q बराबर ms डेल्टा टी होता है बच्चों, Q बराबर ms डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है बताना है आपको। इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, and it is independent of mass and shape, it depends only upon the temperature of the body। तो स्पेसिफिक हीट मास और शेप पर डिपेंड नहीं करती, और वाटर कितना भी लो उसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही होगी। तो चाहे मास और शेप वाटर कितनी भी हो, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं हीट। इट डजंट डिपेंड ऑन मास एंड शेप ऑफ द वाटर। क्या टेम्परेचर पर कभी कभी डिपेंड करता है? बताइए बच्चों, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नहीं, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। तो सेकंड ठीक है, इट डिपेंड्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप। तो सेकंड इज ओनली करेक्ट, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 102, 102 क्वेश्चन ये कीजिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग पेंडुलम। Vibrating pendulum, but which of the following example is an example of force of gravity of the earth acting on a vibrating pendulum? Applied force, frictional force, restoring force, virtual force। बच्चों जो पेंडुलम होता है वो ग्रेविटी की वजह से लौट के आता है और जाता है, और ग्रेविटी की वजह से ही वो हमारे पास वाइब्रेटिंग पेंडुलम है। वाइब्रेटिंग पेंडुलम में जो भी जो पेंडुलम बच्चों जिस फोर्स की वजह से वो एसएचएम में होता है उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। याद होगा आप लोगों को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो इस केस में और हमारा एसेंशियल कंडीशन यही था, वे रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, वो आपका एसएचएम करेगा, वो आपका एसएचएम करेगा। तो इसमें तो रीस्टोरिंग फोर्स है, नो डाउट। अब देखिए सारे कोई बच्चा करके आए तो सारे सारे क्वेश्चन ठीक करके आ सकता है, इतने आसान क्वेश्चन। 103, which one of the following statements about refractive index of a material medium with respect to air is correct? एयर के रेस्पेक्ट में बच्चों किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एयर्स में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी कम होती है हमारे रेडिएशंस की किसी भी मीडियम में, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। इट इज यूनिटी नॉट फॉर ऑल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइन, सो जस्ट अबाउट टू फिनिश, ये बहुत आसान है, ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट? दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी जैसे मैग्नेटिक पोल्स कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑब्वियसली वो क्रॉस नहीं करती। हमें गलत दिखाना है तो ये ठीक है। दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, ये गलत है प्यारे बच्चों। तभी और देखते हैं, चेक करते हैं।
फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइंस एट द एंड्स, यार जरूर नहीं है। देयर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट, ये पक्का गलत है बच्चों। बार मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस होती है, पक्का गलत है। एंड दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से एमिनेट कर सकती हैं। यस, अगर वो पॉइंट मैग्नेटिक है तो एमिट कर सकते हैं बच्चों। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो 105 बताओ। 105 टू कॉन्वेक्स लेंस विद पावर 2 डायोप्टर आर kept in contact with each other, the focal length of the combined lens system would be। तो बच्चों टोटल पावर कितना हो जाएगा? दोनों टच में है तो पावर ऐड हो जाता है P1 प्लस P2, दोनों पावर पॉजिटिव होंगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो 4 हो जाएगा। और फोकल लेंथ होता है 1/P, तो 1/4 दैट इज 0.25 मीटर। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट लगाओ, कोई टेंशन ही नहीं है सोचने की, इतने आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी बच्चों। ऑफकोर्स मैम केमिस्ट्री भी करा सकता था, पर डोंट वरी, मैम कराएंगे आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के फिलामेंट्स में हमें कौन सा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बताइए। टंगस्टन, कॉपर, रुबीडियम, एल्यूमिनियम, इनमें से कौन यूज हो सकता है? जो टंगस्टन तो बल्ब में यूज होता है, तो ये तो वैसे भी चला गया। एल्यूमिनियम तो हम जिंदगी में कभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें फिलामेंट चाहिए। फिलामेंट कौन सा पॉसिबल हो सकता है? तो बच्चों जब भी हम, आपको याद होगा, जनरली सीजियम यूज करते हैं, या सीजियम की फैमिली से हो, जैसे रुबीडियम है, रुबीडियम भी यूज हो सकता है। सी, उसकी कॉपर ना टंगस्टन ना एल्यूमिनियम। फाइन, ये सब ये ज्योग्राफी का है क्वेश्चन। एंड आई होप नाउ physics questions are finished. Almost physics questions are finished. What I could understand, अब यहाँ से मेनली जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ। बच्चों बताइए, अब कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन है पर हम तब भी कर सकते हैं। यस, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होगा तो उसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर से। जैसे ये है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स इज करेक्ट। आप देखिए वेव्स हैं तो बच्चों उनके में एक प्रेशर भी होगा, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, नहीं बच्चों, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। दे एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, कैरी एनर्जी, और एग्जर्ट प्रेशर भी होता है। तो 1 2 3, 119 का 1 2 3 करेक्ट है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 119 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी, थर्मल कैपेसिटी क्या है बच्चों बताइए? थर्मल कैपेसिटी जैसे आपने Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो एम इंटू एस को हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। अब एम इंटू एस मैंने सबको बता दिया फॉर्मूले में ही, अब बताओ कि किसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। यस, थर्मल कैपेसिटी डिपेंड करता है बच्चों मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, शेप ऑब्वियसली नॉट। तो स्पेसिफिक हीट बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, लेकिन थर्मल कैपेसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी, ये याद रखिएगा आप। एंडी में यही है बच्चों, ये गलत बात है। फिजिक्स क्वेश्चन हमेशा इधर से तो भटके होते हैं, एक साथ नहीं देते, तो हर एक चीज चेक करनी पड़ती है, कहाँ पर फिजिक्स क्वेश्चन है कहाँ पर नहीं है। अंडरस्टूड? सो इट्स वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट फिनिश, तभी मैं एक बार इसको कंसल्ट चेक कर लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन तो नहीं बचा और सॉल्व करने के लिए उस प्रकार से। या जैसे ज्योग्राफी का है, यस, ना क्वेश्चंस आर नॉट लेफ्ट इवन, चलो थोड़ा सा बचा है, हैं, नो प्रॉब्लम। यस, कच्चे काम के लिए जगह बच्चों फिनिश। ठीक है, सो ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। तो देखो आसान है, पेपर आसान है, तो इसी मूड से आप अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, एंड थिंग्स आर क्वाइट इजी।
So okay, thank you very much all of you. Think NDA. Think Dune IDA.